घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। कितना मौजू है ना राजेश रेड्डी का ये शेर उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन जिन परीक्षाओं में सफलता से कहीं ज्यादा असफलताएं सुनिश्चित हों, उसमें स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 10 में से करीब 9 हौसले खुदा खुदा करके घर वापस लौट आते हैं। चलिए यहाँ तक भी स्वीकार है, पर दिक्कत ये कि कुछ ऐसे हौसले भी हैं जो कभी घर वापस ही नहीं लौटते। कोटा से पूछिए, मुखर्जी नगर से पूछिए, सीकर, पटना, प्रयागराज, पुणे या फिर करोल बाग से पूछिए, इनके लिए इसी गजल का दूसरा शेर ज्यादा रेलेवेंट, ज्यादा मौजूद हो जाता है। जिंदगी तो कभी नहीं आई, मौत आई जरा जरा करके। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैरियर 360, जिसमें आज हम जानेंगे कि आज से करीब 6 महीने पहले राव आईएएस में हुए हादसे के बाद करोल बाग के क्या हाल है। लेकिन सबसे पहले शॉर्ट में जान लेते हैं उस दिन दरअसल क्या हुआ था। स्थान दिल्ली का करोल बाग इलाका, तारीख 27 जुलाई 2024, समय शाम के 7 बजे। बेसमेंट में चल रही एक लाइब्रेरी में देश बदलने का सपना लिए कई बच्चे पढ़ रहे थे। ये पीक सावन के दिन थे। अचानक शुरू हुई बारिश इतनी खतरनाक हो गई कि चंद मिनटों के अंदर पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फुट पानी भर गया। बच्चों को निकालने के लिए पानी में रस्सी फेंकी गई, मगर पानी इतना गंदा था कि बच्चे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। इस दौरान सड़क पर एक कार तेजी से आई, जिससे कथित तौर पर बिल्डिंग के आसपास के पानी से बहाव इतना तेज हो गया कि श्रेया यादव, नेविन डाल्विन और तान्या सोनी की जान चली गई। ये तीनों स्टूडेंट दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में यह हादसा हुआ है, वो जानी मानी संस्था थी राउज आईएएस। बेसमेंट में 27 जुलाई को शाम 7 बजे पानी भरा और उसके बाद दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने आकर फंसे हुए छात्रों को और अन्य लोगों को निकालना शुरू किया। पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया था और उन पर गैर इरादतन हत्या और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया। इसके साथ ही 29 जुलाई को पुलिस ने एक एसयूवी चालक मनोज कथूरिया को भी गिरफ्तार किया, जिसने घटना वाले दिन कोचिंग सेंटर के बाहर पानी से भरी सड़क पर कार चलाई, जिससे पानी का बहाव तेज हुआ और बच्चों की मौत हो गई। इसके अलावा पुलिस ने कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग और बेसमेंट के 4 मालिकों को भी गिरफ्तार किया था, जिससे गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या अब 7 हो गई है। उधर घटना के बाद उस दिन दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि अग्निशमन सेवा और एनडीआरएफ मौके पर तैनात हैं। दिल्ली के मेयर और स्थानीय विधायक भी मौके पर हैं। उन्होंने कहा कि मैं स्थिति पर करीब से नजर रख रही हूं। दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। इस दुर्घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही 7 अगस्त को दिल्ली की राजस्व मंत्री आतिशी को सौंपी गई रिपोर्ट में राउस आईएएस पर बेसमेंट के गलत ढंग से उपयोग के आरोप लगाए गए थे। जांच में एमसीडी और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की लापरवाही भी सामने आई थी। लेटेस्ट अपडेट यह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में दिल्ली सरकार के फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के 2 ग्रुप ए के अधिकारियों के तत्काल निलंबन की मंजूरी दे दी है। विभागीय अधिकारी वेदपाल और सहायक विभागीय अधिकारी उदयवीर सिंह को इस घटना की गहन जांच के बाद निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही राव कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग अभी भी बंद है, यानी उस पर ताला लगा हुआ है। छात्रों की डेथ के बाद दिल्ली में कई जगह प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन कई दिनों तक होता रहा। कई पार्टियों और उनकी पॉलिटिकल विंग ने भी अपना अपना मत रखा। इसी दौरान समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए
एक छात्र ने बताया कि इलाके में मौजूद 80% लाइब्रेरी बेसमेंट में है। बिजनेस स्टैंडर्ड से बात करते हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए उस वक्त पंकज कुमार ने कहा था कि हम देश को बदलने के बड़े सपने लेकर यहां आए हैं। कल्पना कीजिए कि इस तरह से मरना कैसा होगा, और वो भी राजधानी में। इसके साथ ही उसी कोचिंग सेंटर में अध्ययन यानी स्टडी करने वाले एक अन्य अभ्यर्थी ने कहा कि प्राथमिक जिम्मेदारी संस्थान की है। वे इतने अधिक फीस लेते हैं और हमें इतनी सुरक्षा भी नहीं देते। हमारी जिंदगी मजाक का विषय बन गई है। लल्लन टॉप से बातचीत में प्रोटेस्ट कर रहे छात्र ने कहा कि आजकल के गुरु रील बनाने और तमाम अच्छे इंटरव्यू देने और बड़ी बड़ी बातें बोलने तक ही सीमित रह गए। किसी को भी बच्चों के बारे में कोई भी कंसर्न नहीं है, यानी कोई भी परवाह नहीं। और केवल यही नहीं, न्यूज 18 से बातचीत में छात्र अनुराग चौधरी ने कहा कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की अनुमति नहीं है। लोगों को बेसमेंट का यूज करने की परमिशन ही मिल जा रही है। बिल्कुल नहीं, बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की कोई अनुमति नहीं। जैसा कि ऑब्वियस था, दिल्ली की दो बड़ी पार्टियों ने एक दूसरे पर हादसे का ठीकरा फोड़ा। बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा ने आज तक से बातचीत में कहा कि बच्चों का कसूर सिर्फ ये था कि वो पढ़ने आए थे। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। हम पिछले 2 महीने से लगातार कह रहे हैं कि नालों की सफाई करा दीजिए, लेकिन सफाई नहीं हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस संबंध में जो कार्रवाई है वो राज्यपाल की जिम्मेदारी थी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उपराज्यपाल जो हैं वो बीजेपी के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं। बेसमेंट का जो यूज है वो अधिकतम जगह पार्किंग के लिए किया जाता है, लेकिन 2021 में मास्टर प्लान दिल्ली 2021 के नियम बदले गए। इन नियमों का फायदा बहुत सी कोचिंग संस्थानों को हुआ। फ्रीडम के बाद दिल्ली का पहला मास्टर प्लान 1962 में लागू किया गया था। प्रत्येक मास्टर प्लान 20 वर्षीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। मास्टर प्लान 2021 के तहत सभी कोचिंग सेंटर्स को रेजिडेंशियल श्रेणी में रखा गया है। इस प्लान के बाद ये कोचिंग संस्थान अब बेसमेंट का उपयोग कर सकती हैं। नियम बदलने के बाद दिल्ली बिल्डिंग बाय लॉज, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, इसके साथ ही दिल्ली फायर सर्विसेज के अनुसार बेसमेंट का यूज कोचिंग संस्थानें किताबें रखने, बिल्डर्स के ऑफिसों, घर गृहस्थी के सामान के स्टोरेज के लिए और बिना जलने वाली चीजों को रखने के लिए कर सकते हैं। बैंक सेलर्स के स्ट्रॉन्ग रूम्स के रूप में बिल्डिंग्स और सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होने वाले एयर कंडीशनिंग उपकरणों या मशीनों को रखने के लिए, पार्किंग और गैराज के लिए, लाइब्रेरीज के लिए या कॉमर्शियल एयर कंडीशन ऑफिस के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। लल्लन टॉप की खबर में कहा गया कि यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉज 2016 के मुताबिक स्कूलों कॉलेजों जैसे एजुकेशन बिल्डिंग्स में बेसमेंट का यूज पढ़ने पढ़ाने के लिए किया जा सकता है, मगर शर्त यह है कि वो सिक्योरिटी आवश्यकताओं को पूरा करें। इसके लिए उन्होंने अग्निशमन विभाग और अन्य वैधानिक निकायों से मंजूरी लेनी होती है और समय समय पर अपडेट करना होता है। नियमों के मुताबिक दिल्ली में बेसमेंट को रेजिडेंशियल इस्तेमाल के उपयोग में नहीं लाया जा सकता। वहीं अगर कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है तो उसके लिए पूरे नियम बने हुए हैं। इन नियमों के मुताबिक बेसमेंट में पर्याप्त वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए। बेसमेंट की ऊंचाई 2.4 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। इसमें 50 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक एग्जॉस्ट फैन लगा होना चाहिए। वहीं ऐसे उपाय होने चाहिए जिससे बेसमेंट की सरफेस के ड्रेनेज की एंट्री नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एंट्री और एग्जिट के अलग अलग गेट होने चाहिए। किसी भी बेसमेंट में किचन, टॉयलेट और बाथरूम नहीं होने चाहिए। जी न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के मुताबिक स्कूलों में 26 करोड़ 52 लाख और हायर एजुकेशन संस्थानों में 4 करोड़ 33 लाख छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करते वक्त कहा था कि भारत में अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजों में और अन्य संस्थानों में कुल 30 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार देश में रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थान 68,118 हैं और इनमें हर साल करीब 3 लाख छात्र कोचिंग लेते हैं।
अनरजिस्टर्ड संस्थान कितने हैं इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है। भारत में शहरों को देखें तो राजस्थान का कोटा शहर सबसे बड़ा कोचिंग हब है, जहां 146 कोचिंग सेंटर है। ये कोचिंग संस्थान छात्रों को परीक्षा पास कराने के लिए अपने यहाँ अच्छे शिक्षक, पेपर सॉल्व कराने की तकनीक और विषयवार अध्यापन, मॉक इंटरव्यू आदि आयोजित करने का दावा करते हैं। इसके अलावा एक वीडियो में हमने नेशनल सैंपल सर्वे के हवाले से बताया है कि 2016 में 71 मिलियन यानी करीब 7 करोड़ बच्चे कोचिंग संस्थानों में इनरोल हुए थे। वहीं 2024 में 10 करोड़ स्टूडेंट्स ने कोचिंग संस्थानों में इनरोलमेंट लिया यानी इनरोल हुए। TV9 की हिंदी रिपोर्ट के मुताबिक यूपीएससी CSE के प्रारंभिक परीक्षा में हर साल देश भर के 10 लाख से अधिक स्टूडेंट शामिल होते हैं। आपको बता दें कि इनमें से 10 से 15 हजार ही मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। 2020 में कराए गए एक सर्वे के मुताबिक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले 55% से अधिक कैंडिडेट्स कोचिंग करते हैं। वहीं 24% छात्र बिना कोचिंग की तैयारी करते हैं और 18% अभ्यर्थी यूपीएससी CSE की तैयारी के लिए ऑनलाइन सोर्स का उपयोग करते हैं। ABP लाइव की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कोटा जिले को जेईई और नीट की तैयारी का हब माना जाता है। यहाँ हर साल 2.5 लाख से अधिक छात्र विभिन्न राज्यों से आकर मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करते हैं। IIT में एडमिशन लेने के लिए जेईई परीक्षा पास करना जरूरी है। जेईई मेन 2024 के अप्रैल सत्र में 11,59,569 छात्रों ने, वहीं इस सत्र में 10,67,959 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। जेईई मेन 2024 के दोनों सत्रों में कुल 22 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। वहीं जेईई एडवांस में हर साल 2.5 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होते हैं। जेईई मेन और जेईई एडवांस पास करने के बाद छात्रों को जोसा काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। नीट परीक्षा में हर साल करीब 25 लाख छात्र शामिल होते हैं। साल 2024 में नीट परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 23,33,297 थी। इनमें से 13,16,268 छात्र पास हुए थे। अब ये जान लेते हैं कि बच्चों की जान बेसमेंट के अलावा कैसे कैसे जाती है। आग लगने से, करंट लगने से और सुसाइड और डिप्रेशन से बच्चों की जान जाती है। अगर 2023 की घटना देखें तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी, जिसमें 61 छात्र घायल हो गए थे। कोई फैसिलिटी नहीं होने के कारण कई छात्रों ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी। वहीं द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 26 बच्चों ने, जबकि 2024 में 17 बच्चों ने अपनी जान दी है। किस सिटी में क्या, कितने और किस तरीके से बेसमेंट का यूज होता है, इसके बारे में डेटा तो नहीं मिला, तो हमने सोचा क्यों ना खुद ग्राउंड पर जाकर कंडीशन का पता लगाया जाए। हालांकि एनेक्डोटल एविडेंस डेटा का मुकाबला नहीं कर सकते और हम भी ये समझते हैं कि एक इंस्टीट्यूट या 2 बच्चों से बात करके पूरे सिस्टम के बारे में राय नहीं बना सकते। लेकिन विकल्पों और बोले तो डेटा के अभाव में चलिए चलते हैं तहखाने में, लिटरली और फिगरेटिवली। आज 6 महीने बाद हम आज फिर उसी संस्थान के सामने खड़े हैं जिसकी दीवारें खून से रंगी हुई थी। ये आप बैरिकेड देख सकते हैं। इस बैरिकेड इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि 6 महीने पहले 3 बच्चों की इसी कोचिंग संस्थान में मृत्यु हुई थी और कारण था बेसमेंट में पानी भरना, जहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। ये बैरिकेडिंग देख रहे हैं आप, इन बैरिकेडिंग जो लगाई गई है वो इसीलिए लगाई गई है कि ये जो संस्थान है वो सील हो चुकी है। कंपनी यानी इंस्टीट्यूट्स का नाम राव IAS है, जिसमें कुछ आप नीचे देख सकते हैं कि बोरे वगैरह भी पड़े हुए हैं डिफरेंट टाइप के, क्योंकि आज के समय में ये संस्थान बंद है। और चारों तरफ छोटी छोटी दुकान वाले भी हैं, ये भैया कुछ बेच रहे हैं। उधर आप देख सकते हैं लिट्टी चोखा की दुकान भी है। ये लिट्टी चोखा की दुकान तब भी लगती होगी जब 3 बच्चे जो उनकी डेथ हुई थी वो यहाँ पढ़ने जाते थे। शायद उनमें से कोई बच्चा आकर के यहाँ पे लिट्टी चोखा भी खाता होगा। आज के समय में ये संस्थान बिल्कुल भी बंद है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि वो इस संस्थान को दिखाएं कि अभी की इसकी हालत क्या है। थोड़ा जूम करके दिखाएं कि क्या अंदर है अभी। अगर आप देखेंगे और
जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कुछ सीमेंट के कट्टे पड़े हुए हैं। हो सकता है इस संस्थान का रिनोवेशन चल रहा हो सकता है बेसमेंट अभी बंद हो, जो कि मैं यहाँ से आपको नहीं दिखा सकता। सरकारी चीज़ों में दखल नहीं देना चाहते, हम नहीं चाहते कि पुलिसी कार्रवाई जो हुई है उसमें हम कोई भी दखल दें, मगर हम बाहर से आपको ये दिखाएंगे कि जिन 3 बच्चों की डेथ हुई थी उसके बाद ये कोचिंग संस्थान बंद है, और इसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी चल रही हैं। कितने बच्चों को देखा खुद की आंखों के सामने IAS PCS बनते हुए? बहुत बच्चे बने हैं, मगर वो बताए नहीं, मतलब बता के चले जाते हैं भैया हमारा सिलेक्शन हो गया, दोबारा किसी को टाइम तो है नहीं वापस आने का। बोलते हैं कुछ काम वाम पड़े तो बताना। नाम भी देखे जाते हैं बच्चे कि हम बने हैं यहाँ से, इस इंस्टीट्यूट से बने हैं, 200-400-500 रुपये दे भी गए, 1000 रुपये मिठाई भी खिला गए। आपका जूस पी करके बच्चे IAS बन जाते हैं। पढ़ेगा वो तो बनेगा, हमारा जूस पिए, कोचिंग का नाम हो, पढ़ेगा तभी तो होगा। तो अभी तो ये कोचिंग बंद है तो इसके ग्राहक बच्चे तो आते नहीं होंगे। अभी तो कोचिंग के बंद है तो बच्चे कहाँ से आएंगे, है ना? तो कब से बंद है ये कोचिंग? जब से कांड हुआ था तब से ही बंद है। तुरंत बंद कर दी थी या कुछ टाइम लगा था? तो उसी दिन बंद हो गई। राव कोचिंग के बगल में कई सारी कोचिंग भी हैं जहाँ पे अभी भी क्लासेस चल रही होंगी, मगर मैं आपको एक ऐसे स्टोर दिखाऊंगा जो अभी भी 6 महीने बाद भी बेसमेंट में चल रहा है, जहाँ पे अभी भी हज़ारों बच्चे पर डे किताबें खरीदने, नोट्स खरीदने आते हैं। और कैमरामैन से मैं कहूँगा जूम करें, वो बिल्डिंग, एक बिल्डिंग छोड़ कर के जो दूसरी बिल्डिंग है वहाँ पे अभी भी एक ऐसा स्टोर चल रहा है जो काफ़ी बड़ा है, जिसमें लाखों किताबें रखी हुई हैं और जो कि बेसमेंट में है। आइए 10 या 15 कदम की दूरी पर देखें तो 2-3 ऐसे स्टोर चल रहे हैं जो बेसमेंट में हैं। यहाँ पे हज़ारों बच्चे हर महीने बुक्स खरीदने, नोट्स खरीदने, कॉपी खरीदने आते हैं। मैं आपको उस दुकान का भी मुआयना कराऊंगा जहाँ पे बेसमेंट में तमाम चीज़ें चल रही हैं, स्टोर चल रहा है और हज़ारों बच्चे हर महीने यहाँ पे बुक्स लेने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं ये बेसमेंट में दुकान चल रही है। ये देखेंगे यहाँ पे आपके UPSC के तमाम नोट्स हैं। बैड वर्कआउट इज़ द ओनली दैट डिडंट हैपन। कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे एक चार्ट रखा हुआ है जिसमें डिफरेंट टाइप के फंडामेंटल्स और ये चीज़ें भी दिखाई गई हैं। इसके अलावा हम जाएंगे दुकान के अंदर। स्टोर में आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के कोचिंग्स जो हैं उनकी नोट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे फॉरम IAS के नोट्स हो गए, यहाँ पे तमाम तरीके की बुक्स जो UPSC के बच्चे अपने शेड्यूल के दौरान जो प्रिपरेशन होती है उसके दौरान वो पढ़ते हैं। इसके अलावा देखेंगे जो दुकान है वो बहुत बड़ी दुकान है। अराउंड इसमें करीब हज़ारों बुक्स होंगी। हज़ारों बुक्स जो होती हैं वो UPSC से रिलेटेड हैं, PCSC से रिलेटेड हैं, और तमाम स्टेट्स के जो एग्ज़ाम होते हैं PCS वाले, उनकी तैयारी यहाँ पे बच्चे जब करते हैं तो यहाँ पे बुक्स लेने आते हैं। मेरे साथ अभी खड़े हुए हैं शॉप में काम करने वाले इंसान। सर ये बताइए कि इस दुकान में कितनी बुक्स होंगी और कितने नोट्स होंगे? बुक्स का तो कोई लिमिट नहीं है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। IAS PCS और बैंकिंग हो गया, रेलवे क्षेत्र हो गया, रेलवे में हो गया, SSC हो गया, ये सारे किताबें, सारे बुक्स होते हैं हमारे पास। हाँ, तो कोई लिमिट नहीं है। पर डे अगर मैं बात करूं तो कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे बुक्स लेने, नोट्स लेने? अभी तो थोड़ा ऑफ सीजन है, सीजन में तकरीबन तो कम से कम 1000 बच्चे तो ऊपर ही होते हैं, कभी 100-200-400 बच्चे आ जाते हैं। अभी तो ऑफ सीजन है, कई बच्चे 50 भी होते हैं, 100 भी होते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ ये बेसमेंट पे शॉप है, तो जैसे पानी वानी बरसात में भरता है यहाँ पे? नहीं, इसमें कभी नहीं भरा है। इस बार जो थोड़ा सा हल्का फुल्का आ गया था पानी, जो बच्चों की जो डेथ हुई थी बगल में, उसके वजह से थोड़ा पानी ज्यादा हो गया था, ओवरफ्लो थोड़ा बहुत आ गया था। तो जिन बच्चों की डेथ हुई थी वो यहाँ पे बुक्स लेने आते थे? तो आते थे बच्चे, तो इतने बच्चे आते हैं, हम लोगों को भी ध्यान नहीं होता है कौन से बच्चे थे, लेकिन आते थे बच्चे ही, बगल में हैं तो आते जरूर थे यहाँ पर बच्चे बुक्स लेने के लिए। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे कागज वागज बहुत है, तो थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अग्निशामक यहाँ सब है, सब कुछ है, व्यवस्था सब व्यवस्था है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी दूसरा गेट नहीं है। अगर पानी सामने से भरते हुए अंदर आता है तो बच्चे अगर फंस जाते हैं तो वो कैसे निकलेंगे? इसके बारे में न गवर्नमेंट, न यहाँ का प्रशासन, लोकल प्रशासन, न यहाँ के दुकानदार जिम्मेदार हैं। उन्होंने बस एक अपना स्टोर खोल दिया है जिसमें वो लाखों रुपए हर महीने कमाते हैं और लाखों रुपए बच्चों से वो पैसों के रूप में प्राप्त करते हैं। मगर जब बात आती है सिक्योरिटी की, सेफ्टी की, तो यहाँ पे बिल्कुल भी सिक्योरिटी सेफ्टी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो अभी मैं खड़ा हुआ हूँ करोल बाग में। मैंने इससे पहले आपको एक कोचिंग संस्थान के बारे में बताया था जहाँ पे 3 बच्चों की डेथ हुई थी। अब मैं खड़ा हूँ सुब्रा रंजन कोचिंग संस्थान में,
इस संस्थान का मैं आपको टूर कराऊंगा कि ये संस्थान किस तरीके से बच्चों को सुविधाएं देती है। चलिए चलते हैं। तो जिस तरीके से देख सकते हैं गेट पे ही फायर हाइड्रेंट लगे हुए हैं। अगर कोई भी चीज़ दिक्कत होती है, किसी बच्चे को छोटी से लेकर के बड़ी आग लगती है, तो तुरंत यहाँ से सप्लाई हो जाएगी आग बुझाने के लिए, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है। तो ये सबसे बड़ी सुविधाएं सुब्रंजन कोचिंग दे रही है, और आई थिंक बेहतर कंडीशन में भी लग रहे हैं ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कैमरे भी आप ऊपर देख सकते हैं, कैमरे भी यहाँ पे अच्छे लगे हुए हैं। और कैमरे की फैसिलिटी ये होती है कि अगर कोई भी बाहर का इंसान आता है या कोई भी कुछ अंदर के इंसान जो अंदर के स्टूडेंट्स हैं कुछ गलतियाँ करते हैं, तो तुरंत उनके बारे में पता चल सकता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं सुब्रंजन कोचिंग की फाउंडर सुब्रंजन मैम है। जैसे कोचिंग संस्थानें जब फ़ी लेती हैं, तो क्योंकि वो फ़ी लेती हैं कि टीचर्स पढ़ाते हैं, एक बिल्डिंग होती है, उसका रेंट देना होता है। अगर मैं, क्योंकि कुछ महीने पहले 5-6 महीने पहले एक हादसा हुआ था, कोचिंग का नाम नहीं लेंगे हम, वहाँ पे 3 बच्चों की डेथ भी हुई थी। तो सुब्रंजन कोचिंग जो संस्थान है वो सेफ्टी सिक्योरिटी में किस तरीके से बेहतर है? वी हैव टेकन, इसीलिए जैसे जो नई बिल्डिंग है, फॉर अस दिस इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो वो जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं, चाहे वो फायर सेफ्टी की बात हो, एग्जिट्स की बात हो, वी हैव टेकन ऑल पॉसिबल प्रिकॉशंस बिकॉज दैट इज द फर्स्ट थिंग, बोथ नॉट जस्ट कि इन टर्म्स ऑफ कि हम कोई एहसान कर रहे हैं, बट दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रनिंग अ बिजनेस एंड इट वाज आल्सो अ बिग लेसन फॉर एवरीबडी। आई थिंक दैट वाज एन आई ओपनर, क्योंकि कुछ चीज़ें जब हो जाती है तो शायद सबकी आंख खुलती है। तो एक आई ओपनर भी रहा, मुझे लगता है मैं ही क्या सभी लोग उस तरीके के स्टेप्स ले रहे होंगे। इट वाज आई ओपनर, क्योंकि किसी ने ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि इस तरीके से ऐसा हो जाएगा, इतना दुखद हो जाएगा। तो पहले जिस अप्रोच से लेते हैं, लेकिन अब बहुत कॉन्शियसली हम लोग उस अप्रोच को लेते हैं। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। कोचिंग वाजीराम एंड रवि बढ़िया पढ़ा रहे हैं वहाँ पे? ऑप्शनल वगैरह? ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है मेरा। अंदर की फैसिलिटी की बात करूँ, कैसा इंफ्रा वगैरह है यहाँ? इंफ्रा ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट है। 5 महीने पहले जो 3 बच्चों की डेथ हुई थी राहुल कोचिंग में, जो पानी में फंसे थे, उसके अलावा उसके बाद जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड कैसी फैसिलिटी है? सिक्योरिटी अच्छी है। अब सर देखिए तो वेग कमिटमेंट हो जाएगा। जैसे आप रोड पे चल रहे हो तो एक्सीडेंट होगी तो आप रोड पे तो चलना नहीं छोड़ोगे। तो वैसे एक अनफॉर्चुनेट सीन था स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, वो नहीं होना चाहिए था। उसके लिए जो भी इंस्टीट्यूट वाले उनको इवैक्यूएशन ये सब ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो मिस हैपनिंग था, मिस हैपेंड हुआ था उसमें। बाकी तो गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए था पहले ही। हमारे यहाँ इंसिडेंट होने के बाद हम लोग कंसर्न लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बाकी तो वैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें, फर्स्ट एड वगैरह या फिर फायर इंस्ट्रूमेंट, अगर कुछ होता है, आग वाग लगती है, या फिर प्रॉपर सिक्योरिटी, डबल गेट, एग्जिट, वो सब चीज़ें हैं? जी जी बिल्कुल है, वो है। क्या नाम है? आयुष पाठक। आपका? मिताली। यूपीएससी एस्पिरेंट? हाँ। दोनों? हाँ जी। कहाँ से तैयारी की है? मैंने तो सेल्फ स्टडी की है। अच्छा, और आपने? दृष्टि IAS से। ठीक है, तो अटेम्प्ट वगैरह कोई दिया आपने? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है मेरा। क्रैक प्रीलिम्स? आपका? नहीं तो अब जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते होगे, कैसा इंफ्रा वगैरह कैसा रहता है? जैसे आप पैसा ही लेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा। दे रहे हैं? जब लेंगे पैसा 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, तो अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, टीचर अच्छा प्रोवाइड। 6 महीने पहले राव कोचिंग में जो हुआ था 3 बच्चों की डेथ, बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी वहाँ पे। तो हाँ, नहीं तो लाखों में लाइब्रेरी चल रहा था उनका। लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। हाँ, तो मतलब जब जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर कर लिए थे तो उनका मेंस का जो गाइडेंस होता है तो वो चल रहा था। तो एक इंसिडेंस हुआ ना, वरना जो बेसमेंट तो पूरे दिल्ली में है, मेट्रो है, बेसमेंट में बहुत कुछ है। एक इंसिडेंस हो गया तो ठीक है। क्या लगता है बेसमेंट में, क्योंकि बेसमेंट थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, ठीक है, प्रेशर भी उस पर ज़्यादा होता है, और पानी वानी भर गया उसमें भी चला गया, अगर मान लो इनसिक्योरिटी इस पर भी होती है कि आग वाग लग गई तो कहीं फंस ना जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का इशू भी हुआ था उस टाइम पे। क्या लगता है कि बेसमेंट में सब चीज़ें चलनी चाहिए? नहीं, बेसमेंट में मोस्टली आज तो चल ही रहा था और चलना भी चाहिए, बस ये है कि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर लें। जब पॉपुलेशन इंडिया की है इतनी, तो एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना, कि अब बिना एजुकेशन के भी काम नहीं चलेगा, और
गवर्नमेंट प्लानिंग जैसे सीवेज अगर करेगा थोड़ा सा, मतलब क्राउड जैसे एरिया में अगर प्लानिंग होगी अच्छे से गवर्नमेंट की, तो इंसिडेंट भी कम ही होंगे। और ये सोल्यूशन नहीं है कि बेसमेंट बंद कर दो, होना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और इनकम भी तो इफेक्ट करती है। अगर बेसमेंट नहीं चलेगा तो अदर इनकम भी बढ़ेगी। कौन सी कोचिंग में पढ़ते हो आप? विजन IAS। ऑप्शनल क्या है आपका? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, बाकी कोई अटेम्प्ट दिया है नहीं आपने? नहीं, अभी नहीं। क्यों? अभी हम फाउंडेशन हमारा कोर्स चल रहा है। ओके। आपको पता होगा 5-6 महीने पहले जुलाई में 3 हुआ था, उसके बाद कुछ कोचिंग से प्रिकॉशंस वगैरह और थोड़े बेहतर किए कि नहीं? बाद ही स्टार्ट नहीं, एक्चुअली विजन की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जब हमने एडमिशन लिया था एक्चुअली उसके जस्ट बाद ही लिया था, तो विजन के अंदर ये अच्छी चीज़ है, उसकी सारी बिल्डिंग्स जो है सारे नॉर्म्स के अंदर ही बनाई गई हैं। बिकॉज आप देखोगे जितनी भी बिल्डिंग्स है वो ऑन रोड है, ऐसी कोई भी एरिया में उसकी बिल्डिंग्स नहीं। इनफेक्ट उसका जो टेस्ट सेंटर है वो भी ऑन रोड ही है। तो बेसमेंट में कुछ है इनका लाइब्रेरी वगैरह? इनका ना लाइब्रेरी है ना कोई क्लास रन होती है बेसमेंट में। इनकी मोस्टली क्लासेस 2nd या 3rd फ्लोर पे होती है। 1st 2nd फ्लोर पे भी ये लोग ऑफिस रखते हैं, क्लासेस का नहीं रखते हैं। उम्मीद बड़ा जिंदा शब्द है ये। कई या कहें कि अधिकतर लोगों के पास जीने के लिए इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। वो हाशिए में रहते हैं लेकिन चाहते हैं मुख्य धारा का हिस्सा बनना, और पढ़ाई शिक्षा इसके लिए मल्टीलेन हाईवे का काम करता है। जहां शिक्षा नहीं होगी वहां क्राइम होगा, कभी अज्ञानता के कारण, कभी आर्थिक तंगी के चलते। यानी हाशिए में रहने वालों की दिक्कत उनकी अकेले की दिक्कत नहीं है, बल्कि पूरे समाज, देश और दुनिया की दिक्कत है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो हमें याद रखना होगा कि सारे हाशिए में रहने वाले लोग मर तो सकते हैं लेकिन खत्म नहीं हो सकते। यूं वो मरेंगे तो आप और हम हाशिए में आ जाएंगे। धन्यवाद, विदा।